दोस्तों, जिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का हम हिस्सा हैं, उसमें हर एक्शन कहीं ना कहीं पैसों और उससे जुड़ी क्वेरीज के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे स्टॉक मार्केट का फंक्शनिंग कैसे होती है, अपने एसेट्स को खरीदने या बेचने का परफेक्ट टाइमिंग क्या हो सकता है, रिटायर होने की आइडियल एज क्या है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कब से स्टार्ट करनी चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस के बीच हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं, और वो है इंसान और पैसों के बीच का रिलेशनशिप। यही रिलेशनशिप हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस पर डीप इम्पैक्ट डालता है। ज्ञान ग्रिड का पहला मनी मंत्रा है कि आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग दूसरों से अलग हो सकती है, क्योंकि ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है। मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में इस रिलेशनशिप पर विस्तार से चर्चा की है। उनका फोकस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जैसे इंटरेस्ट रेट, लोन या क्रेडिट पर नहीं, बल्कि इंसान के बेसिक इमोशंस जैसे ग्रीड, एनवी और होप पर है। इस एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इंसान की नेचर के साथ साथ उसके जीवन के एक्सपीरियंसेस भी उसके इन्वेस्टमेंट मेथड्स और डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। जरा सोचिए कि भारत में अलग अलग इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे 1980 का इकोनॉमिक क्राइसिस सभी को एक ही तरह से इम्पैक्टेड कर पाया था। क्या एक छोटे विलेज में फार्मिंग करने वाले किसान और एक बड़े शहर में एमएनसी के सीईओ को इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने समान रूप से प्रभावित किया था? जवाब है बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक डिसीजंस जो एक बड़े स्तर पर लिए जाते हैं, वो सभी इंडिविजुअल्स को अलग अलग लेवल्स पर डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इकोनॉमी से जुड़े ये सभी एक्सपीरियंसेस लोगों को विभिन्न फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। इंडिया के किसी छोटे विलेज में पैदा हुआ एक किसान का बेटा और दिल्ली जैसे बड़े शहर में जन्मा एक बिजनेसमैन का बेटा, दोनों की लाइफ की शुरुआत ही अलग होगी और उनके फ्यूचर एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे। एक इंसान जिसने 2008 के मार्केट की उथल-पुथल देखी हो और दूसरा इंसान जिसने हमेशा एक स्टेबल मार्केट देखा हो, इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर अलग-अलग होंगे। हमें समझना चाहिए कि पैसों को लेकर हर एक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, इसलिए उनके फाइनेंशियल डिसीजंस और लाइफस्टाइल्स भी डिफरेंट होते हैं। वैसे तो हमें लगता है कि हमें हर चीज की नॉलेज है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सिर्फ वही चीजें जानते हैं जो हमने एक्सपीरियंस की है, और यह नॉलेज बहुत लिमिटेड है। तो दोस्तों, आपके अनुसार फाइनेंसेस को मैनेज करने का एक मॉडर्न तरीका क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा तरीका है जिसके आधार पर अगर आप अपने डिसीजंस लेते हैं तो आप अपने पैसों को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे? कई इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि जब हम अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल करते हैं, तो उसे हम फाइनेंस मैनेजमेंट का मॉडर्न तरीका मान सकते हैं। सुनने में यह सिंपल और इजी लगता है, लेकिन रियलिटी में यह उतना ही कॉम्प्लेक्स है। उदाहरण के लिए हम इंडिया में लॉटरी टिकट खरीदने वालों को देख सकते हैं। हर दिन इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में लॉटरी खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। केवल केरल में ही एक दिन में लगभग 90 लाख लॉटरी टिकट्स बेची जाती हैं, और लॉटरी खरीदने वाले ज्यादातर लोग लोअर या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन आखिर क्यों इसी क्लास के लोग ज्यादा लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं? क्या उनके इस डिसीजन को हम एक मॉडर्न फाइनेंशियल तरीका मान सकते हैं? जाहिर सी बात है कि उनका यह डिसीजन वाइज नहीं है। रोजाना एक लॉटरी टिकट खरीदना जिसमें जीतने के चांसेस लगभग 0 के बराबर हैं, कहाँ की समझदारी है? लेकिन हम उनके इस डिसीजन को समझ सकते हैं। इस एपिसोड का दूसरा मनी मंत्रा है कि आप ज्यादातर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से लेते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम या सैलरी इतनी ही है कि आप बड़ी मुश्किल से घर चला पाते हैं, तो आपके लिए लाइफ को एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। वीकेंड्स पर मूवीज देखने या बाहर खाने नहीं जा सकते, ट्रिप्स के सपने अधूरे रह जाते हैं, और बच्चों को खुश करने के लिए नए गिफ्ट्स नहीं ला सकते। ऐसे में लॉटरी टिकट वह छोटी सी उम्मीद होती है जिसके सहारे वे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, सपनों को पूरा कर सकें, और कभी कभी आरामदायक लाइफ जी सकें जो उनकी रेगुलर सैलरी से संभव नहीं है। इस तरह के डिसीजंस बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जनरल तौर पर लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस यह डिसाइड करते हैं कि आप कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसे टाइम में पैदा हुए हैं जिसमें आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न रातों रात कई गुना बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो एक ऐसे टाइम में पैदा हुआ है
जब मार्केट ठंडा पड़ा है और बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन दोनों के फाइनेंशियल डिसीजंस आगे चलकर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। चाहे मार्केट बाद में बदल भी जाए, लेकिन इनके डिसीजंस का नेचर बढ़ने की चांसेस बहुत कम है। एवोल्यूशन ने हम इंसानों को कितना बदल दिया है। दो स्टोन्स को आपस में क्लैश करके फायर जलाने वाले हम इंसान आज पूरी वर्ल्ड को अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं। एवोल्यूशन ने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ को बदल दिया है। इस एपिसोड का तीसरा मनी मंत्र ये है कि अगर आप अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पाते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसमें बहुत बुरे हैं, बल्कि यह आपके लिए नया है और आप भी इससे सीख सकते हैं। दोस्तों, ट्रॉय पूडल कुत्तों की एक ब्रीड है जो साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इनकी शक्ल इनके एंसेस्टर्स से बिल्कुल भी मिलती नहीं, जो लगभग वुल्व्स की तरह दिखते थे। पर यह बात हमें उतनी सरप्राइजिंग नहीं करती, क्योंकि आज के पेट डॉग्स के डोमेस्टिक होने के पीछे लगभग 10,000 साल का एवोल्यूशन है। इस कहानी को पैसों की साइकोलॉजी से जोड़कर देखना थोड़ा अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन असल में यह दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले सवाल यही है कि हम सबके लिए पैसों को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों हम कभी भी पैसों को सही से मैनेज करने के काबिल नहीं बन पाते? अगर इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका जवाब यही है कि ये सभी चीजें ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत नई हैं। अब आप रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही देख लीजिए। इंडिया में 20वीं सेंचुरी के अंत तक लोग मरते दम तक काम करने को नॉर्मल समझते थे। इंडिया के कई विलेजेस में आज भी लोग मरते दम तक अपने खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के चलते लोग फाइनेंस मैनेजमेंट को सीरियस लेना शुरू कर चुके हैं और अब बहुत पहले से ही अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के बाकी सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा पुराने नहीं हैं। कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन जैसे कॉन्सेप्ट्स जिन्हें आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं, उनकी शुरुआत को अभी 50 साल भी नहीं हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी बड़े पैसे वाले इंसान की कामयाबी में उसका लक कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्या लक के बिना लाइफ में सक्सेस पाना पॉसिबल है? कुछ साल पहले इसी किताब के ऑथर ने नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर से पूछा था कि वे इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसा क्या जानना चाहेंगे जिसे पूरी तरह जानना पॉसिबल नहीं है। जवाब में उन्होंने कहा था कि वे जानना चाहते हैं कि एक कामयाब इन्वेस्टमेंट में लक का कितना बड़ा रोल होता है। जब यह सवाल एक नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट को परेशान कर सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में लक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरा यह कि लक के रोल को पूरी तरह समझ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इस एपिसोड का चौथा मनी मंत्र है कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में लक का बड़ा रोल होता है। इसलिए कभी कभी फिक्स्ड पैटर्न्स को फॉलो करने की बजाय लक भी ट्राई करना चाहिए। हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लक को भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अपनी सक्सेस का क्रेडिट हम हमेशा अपनी हार्डवर्क और डेडिकेशन को दे देते हैं, और वहीं फेलियर्स का सारा ब्लेम लक पर डाल देते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की सक्सेस की बात करते हैं तो उनकी सक्सेस का पूरा क्रेडिट लक को दे देते हैं और फेलियर्स के लिए उन्हें आलसी और कामचोर जैसे टैग लगा देते हैं। दोस्तों, 3 इडियट्स फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार कर आएगी। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वह सक्सेस के पीछे ज्यादा भागती है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम नहीं होता, जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर थे, लेकिन लक खराब होने के कारण वे सक्सेस नहीं हो पाए। हाँ, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम जरूर होता है, जिन्हें इन्वेस्टमेंट की अधिक नॉलेज नहीं होती, लेकिन अनप्लैन्ड इन्वेस्टमेंट्स और जबरदस्त लक के सहारे वे सक्सेसफुल बन जाते हैं। इन सभी छोटी बड़ी बातों का कंक्लूजन ये है कि लक हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं बड़ा रोल प्ले करता है, और इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में रैंडमनेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें हर बार रूल्स पर चलकर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि कई बार लक पर भरोसा रखकर नए नए प्लेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन जानता है कि किसकी किस्मत कब चमक जाए। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ है तो आप कंपाउंडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। यह पैसों को बढ़ाने का एक सिंपल और पावरफुल तरीका है, जिसे समझने के लिए हमें पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इस तरह समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि एक तालाब में वाटर लिलीज की ग्रोथ हो रही है
और हर दिन उनका एरिया डबल हो रहा है। अगर पूरे तालाब को कवर करने में इन्हें 48 डेज लगते हैं, तो बताइए कि तालाब का आधा एरिया इन लिलीज ने कब तक कवर किया होगा? इसका जवाब है 87वें दिन। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस डे से इन लिलीज ने तालाब के आधे हिस्से को कवर किया था, उस डे के बाद की ग्रोथ में इतना अधिक तेजी आ गई कि अगले ही दिन पूरा तालाब ढक गया। इससे हमें यह समझ आता है कि लॉन्ग टर्म में स्लो और स्टेडी ग्रोथ भी आगे जाकर इतनी तेजी से बढ़ती है कि रिजल्ट इनक्रेडिबल हो जाते हैं। वहीं अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। दुनिया में कई ऐसे फाइनेंशियल गुरुज और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रिस्की इन्वेस्टमेंट से बहुत तेजी से पैसा कमाया है। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि जितने लोगों को इसमें सक्सेस मिली है, उससे कई ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो फेल हुए हैं। इस बारे में सोचने पर हम सभी पर यह बात भी लागू होती है कि हमें भी इन सभी छोटी बड़ी बातों को सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए, और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किस स्टेज पर हमें रिस्क लेना है और कब स्टेडी ग्रोथ पर भरोसा करना है। दोस्तों, यह फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देता है। 2023 में ही चैट जीपीटी को यूज करने वाले लोगों की संख्या ने ऑल टाइम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। लोग चैट जीपीटी की टेक्निकल सुपीरियरिटी और नॉलेज के दीवाने हो गए थे। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें इसका यूज करना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स लगता था, इसीलिए वे इस नई टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना चाहते थे। जिन लोगों ने इस नई टेक्नोलॉजी का यूज किया, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज को एक्सपीरियंस किया और इसका लाभ उठाया। इस एग्जाम्पल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस भी हमारे लक और रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर निर्भर करती है। ऐसी कई और बातें मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाई गई हैं। इस किताब का मेन फोकस पैसों से जुड़े हमारी इमोशंस और हैबिट्स को समझने पर है, जो हमें फाइनेंशियल सक्सेस और स्टेबिलिटी के रास्ते पर ले जाती हैं। इस बुक से हमें यह भी समझ में आता है कि हमारी फाइनेंशियल डिसीजंस और लाइफ की चॉइसेस किस तरह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और कैसे हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे पैसों को मैनेज करने के तरीकों को शेप करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको इस एपिसोड का कौन सा मनी मंत्रा सबसे अच्छा लगा और आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में कौन सी चेंजेस लाना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल कंटेंट पहुंचते रहें।